आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर पूरे देश में गुस्सा भर चुकी है। वो खबर ये कि जनरल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, ये पार्थिव शरीर है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। तिरंगे में लिपटा हुआ ये ताबूत, ये शहादत देश के लिए। और अभी पार्थिव शरीर बेंगलुरु से भोपाल पहुंचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की गंदी सियासत शुरू हो गई है। जनरल बिपिन रावत की शहादत को कांग्रेस सियासी चश्मे से देख रही है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस का कहना क्या है बिपिन रावत के इस हादसे में हुई मौत पर। देखिए जरा कांग्रेस के शर्मनाक बोल क्या है। कांग्रेस का कहना है कि जनरल रावत की शहादत पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सैनिकों की शहादत राजनीतिक साजिश है, यानी जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, कांग्रेस का कहना है वो राजनीतिक साजिश है। पुलवामा जो हमला हुआ था, बीजेपी बहुमत से जीत गई, ये कहना है कांग्रेस का। गलवान में शहादत जो हुई उस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिहार रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हुए थे और 18 में से किसी को भी गोली नहीं लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के इस नगीने विधायक को बता दें कि वो लड़ाई हाथों से हुई थी, गोलियों से नहीं। उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं दरअसल, ये कहा विधायक ने। अब बिपिन रावत, उनका कहना है उत्तराखंड में चुनाव है तो अब बिपिन रावत की शहादत। अजीब संयोग है ये कहना है कांग्रेस का। शहादत मिले तो अच्छे कर्मों से मिले, षड्यंत्र के रूप में शहादत ना मिले। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज इस तरह के बयान दे रही है। देश की सेना पर शहादत जिनकी हुई है, जिनके अपनों के पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुए, अस्थियां विसर्जित की गई, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जब ऐसे विधायकों को सुनेंगे। सुनिए जरा। राहुल गांधी निकाल फेंकी अपने उस विधायक को जो तिरंगे में लिपटे शहीद जनरल बिपिन रावत के इस ताबूत पर भी घिनौनी सियासत कर रहा है। बाहर कर दीजिए अपने उस नेता को जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसे योद्धाओं की शहादत पर भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के लिए पुलवामा के शहीदों से गलवान के शेरों तक सभी के बलिदान सिर्फ चुनाव और वोट का जरिया है। पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की ट्रेन जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे चक्कर दौड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद का नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकलनी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से घटन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देके नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी बिपिन जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी। पता नहीं अजीब संयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। ये शर्मनाक बयान राहुल के राजस्थान के विधायक वीरेंद्र सिंह का है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। क्या हो गया कांग्रेसियों को? इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हो गई। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले कांग्रेसी अब सीडीएस रावत की जो उनका देहांत हुआ उस पर भी बयानबाजी कर रही है। कैसे हो गए हैं कांग्रेसी? कांग्रेस इतनी घटिया हो गई है कि वो देश के जवानों की शहादत पर अगर राजनीति करती है तो मैं यह मानता हूं कि उन्हें राजनीति करने का ही नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन देश जनरल पर किए गए कांग्रेसियों के शर्मनाक बयानों को आज भी नहीं भूला है। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है सब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं वो मुझे लगता है
तो देख लिया आपने कांग्रेस की शक्ल और सूरत, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून में रैली को संबोधित कर रहे थे और वोट मांग रहे थे बिपिन रावत के नाम पर। जरा दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं। ये देखिए राहुल गांधी का कटआउट, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कटआउट और इंदिरा गांधी का कटआउट। यानी बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की शहादत पर सवाल, सियासत और अपमान, और वोट भी मांगेंगे इन्हीं के नाम पर। लेकिन ये कांग्रेस का पहला चेहरा नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह सेना का अपमान करती आई है कांग्रेस। देखिए जरा, आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं इससे पहले अब तक क्या क्या कांग्रेस के नेता कहते रहे। उनमें सबसे पहले कांग्रेस के युवराज, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा राहुल गांधी ने, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपको याद होगा, और सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है यह आरोप लगाया था। दूसरे नेता देखिए जरा, गुलाम नबी आजाद, सेना को नरसंहार करने वाला बताया था गुलाम नबी आजाद ने। तीसरे नेता दिग्विजय सिंह, सेना के जवान कश्मीरियों को मारते हैं, यह कहा था। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा सीए हिंसा पर जनरल रावत को दायरे में रहने की बात कही थी। अधीर रंजन चौधरी, जनरल रावत को बीजेपी नेता बताया था। सोचिए जरा। सैम पित्रोदा, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे सैम पित्रोदा ने। संजय निरुपम, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था। ये है वो कांग्रेस के चेहरे। संदीप दीक्षित, जिन्होंने तत्कालीन सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा था, और वीरप्पा मोइली, जिन्होंने कहा था वायुसेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं और सच छिपा रहे हैं। यह है कांग्रेस का असल चेहरा। लेकिन यह चेहरा पूरा देश देख चुका है, इसीलिए देश आज गुस्से में है। जनरल का अपमान हिंदुस्तान हरगिज नहीं सहेगा। सुनिए जरा। की पॉलिसी हो गई है कि शहीदों का अपमान करना, देश के प्रति उल्टा सीधा जवाब देना, इनके इसी सब बयानबाजी की वजह से आज कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। कांग्रेस का काम ही है कि शहीदों का मजाक बनाना, सेना ने कोई कार्रवाई करी तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठाना, आतंकवादियों के लिए रात को कचहरी खोलना, कोर्ट खोलना। इनके द्वारा ऐसे कोई भी गलत टिप्पणी को हम लोग इतना नहीं लेते, हम लोग उसको मजाक समझते हैं। इनका काम ही है सब बोलना। कांग्रेस की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनके परिवार के अलावा वो देश के किसी व्यक्ति को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। उनकी नज़र से इंदिरा जी शहीद हुई हैं, राजीव जी शहीद हुए हैं, बाकी कोई कहीं शहीद नहीं है। उनका बार बार शहीदों का अपमान करना उनके लिए बड़ी छोटी सी बात है। सेना का अपमान ही करेंगे। जब जितने हमले हुए, स्ट्राइक जो करी गई, एयर स्ट्राइक करी गई, उसके लिए भी उन्होंने सबूत मांगे। अपने ही सैनिकों पे अविश्वास करना उनकी परंपरा है। जो भी हमारे देश में जो भी अच्छे कार्य होते हैं सेना को लेकर है, सेना कहीं अपना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सेना सक्षम हो रही है, देश सक्षम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंठा के रूप में उनकी, आप चूंकि पार्टी का सर्वाइवल नहीं है तो एक कुंठा के रूप में उनके कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान आते हैं। अब वो सेना को भी उन्होंने टारगेट कर लिया है। शहीद और सेना के जो सेनानी हैं उनका अपमान कर रहे हैं, ये करना इनके लिए बहुत ही गलत बात है। इनके विधायक दल के जो नेता हैं ये सब बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। सेना के इन कार्यों से भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए उसको भी वो पार्टी की सेना मान के चलते हैं, और ऐसे में वो लगातार सेना को अपमानित करने के लगातार उनके नेताओं द्वारा बयान दिए जाते हैं, जो कि निंदनीय है। हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। सुरक्षित खड़े हुए हैं, हमारे लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं। और आइए, आज भारत के लिए गर्व की बात है और हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र करने की बात है, क्योंकि आज महाविजय के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यह तस्वीर सभी के जहन में आज भी ताजा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी जनरल हैं। इनका नाम है अब्दुल खान नियाजी, और ये हिंदुस्तानी जनरल है, इनका नाम है जगजीत सिंह अरोड़ा। दरअसल बांग्लादेश के आगे जब पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया था, उस वक्त ये हस्ताक्षर हो रहे थे, और इन दस्तखत के साथ ही बांग्लादेश का मुस्तकबिल लिख दिया गया था। ये वो तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर इसीलिए हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। लेकिन आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉर मेमोरियल पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पूरे देश को फख्र भी है, और उन वीरों को भी, शूरवीरों को भी पूरे देश ने याद किया है। प्रधानमंत्री भी वॉर मेमोरियल पहुंचे। आइए, अब आपको बताने जा रहे हैं वो बातें जो शायद आप अब तक ना जानते हो, वो अनसुनी कहानी 1971 की लड़ाई की जो शायद अब तक आपने न सुनी हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 1971 में दरअसल हुआ क्या था। देखिए, 13 दिन तक चला था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। पाक के जनरल नियाजी ने समर्पण किया था, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। 93,000
दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तान के 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश के जंग के साथ पाक ने आधा इलाका खो दिया था और पाकिस्तान ने युद्ध को ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया था। उस वक्त पाकिस्तान से युद्ध में रूस ने भारत की मदद की थी। रूस हिंदुस्तान के साथ था। रूस ने अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक जहाज उतार दिया था। पाकिस्तान की मदद के लिए दरअसल अमेरिका आगे बढ़ रहा था उस वक्त, सोचिए जरा। और शहीद उस वक्त के शूरवीरों की कहानी देखिए। शहीद होशियार सिंह ने 89 पाक जवान मार दिए थे। सोचिए, एक शहीद जिसने 89 जवान मार दिए थे होशियार सिंह ने। गोरखा जवानों ने 35 पाकिस्तानी सैनिकों को खुखरी से मार दिया था। शहीद एक्का सिंह ने मशीन गन के आगे खड़े हो गए थे दुश्मन की लोगों को बचाने के लिए। भारतीय सेना ने पाक के 58 टैंक उस वक्त तबाह कर दिए थे और तंगैल में 700 पैराट्रूपर्स ने हवा में जंप किया था। और उसकी स्थिति यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन था। 7 दिन तक चलता रहा। 7 दिन तक कराची का जो बंदरगाह है पाकिस्तान का, वो जलता रहा था। सोचिए जरा, 7 दिन आग की लपटें 60 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। भारतीय सेना ने कैसे ये जंग जीती होगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुए 50 साल हो गए। आज पाकिस्तान की हालत क्या है और आज बांग्लादेश की हालत क्या है, देखिए जरा। पाकिस्तान 47 में अलग हुआ था और 71 में बांग्लादेश। हालत देखिए जरा। 71 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थी $11 अरब और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था थी $9 अरब। और आज देखिए जरा, आंकड़े बदल गए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था $264 अरब की है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था $324 अरब की। पाकिस्तान को आईने में शक्ल जरूर देख लेनी चाहिए। और आइए अब आज की अगली बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यह कि टेनी पर तकरार जारी है और टेनी पर टेंशन हाई है। जी हां, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम हो रहा है अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद में हंगामे की। लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष की क्या मांग है और इस पर सरकार का क्या जवाब है। बीजेपी क्या कह रही है, देखिए जरा। दरअसल विपक्ष लगातार कह रहा है कि टेनी इस्तीफा दें, अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा हो। लेकिन बीजेपी का कहना है टेनी आरोपी नहीं है, मामला अभी अदालत में है। विपक्ष का कहना है बेटे पर इरादतन हत्या का आरोप है, तो बीजेपी का कहना है बेटे की सजा आप पिता को नहीं दे सकते। विपक्ष का कहना है लखीमपुर खीरी साजिश में मंत्री शामिल है। इस पर बीजेपी का कहना है कि मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का कहना है लखीमपुर खीरी साजिश में मंत्री भी शामिल है। इस साजिश में बीजेपी ने जवाब दिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनी हुई है जो जांच कर रही है इस मामले पर। विपक्ष का कहना है टेनी ने भड़काने वाला बयान दिया था। तो इसके जवाब में बीजेपी का कहना है टेनी के बयान से हिंसा का कोई लेना देना नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए कि संसद में हंगामा कर रहे सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें ने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट के लिए है, तो ये पूरा पार्लियामेंट का जो मूल काम है वही काम को ध्वस्त कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक ऐसे मंत्री को जिन्होंने किसानों को डराया है, धमकाया है, कल पत्रकारों को डराया है, धमकाया है, ऐसी मंत्री को गृह राज्य मंत्री का पद देकर उसको आज बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ऑलरेडी एसआईटी की जांच चल रही है, ऑलरेडी वो मामला कोर्ट में है, तो आखिर अब अगर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो इस सदन का बहुमूल्य समय जनता के एक्सचेकर के पैसे के लिए जिम्मेदार ये विपक्ष या राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय जैसे महकमे में अगर ये व्यक्ति विद्यमान है तो मैं समझता हूं कि भाजपा का कहना कि चाल, चरित्र और चेहरा तीनों के प्रतीक पुरुष हैं अजय मिश्रा।
आपको अंदर जो है डिबेट के लिए भेजा है, डिस्कशन के लिए भेजा है, डिसीजन करने के लिए भेजा है। आप डिस्ट्रप्शन जो है वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान के बैठे हुए हैं। अहंकार की पराकाष्ठा है और इस अहंकार की पराकाष्ठा की वजह से आज जनता ने उन्हें क्या है कहाँ बैठा रखा है। रहा है किस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड कॉन्स्पिरेसी के जो रचयिता हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बाकायदा डिफेंड किया जा रहा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर को जस्टिफाई किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल चल रहा है कि आखिर टेनी की कुर्सी क्यों नहीं जा रही। एक्सपर्ट ये मानते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्राह्मण फैक्टर एक रक्षा कवच बना हुआ है। यूपी में आपको बताऊं करीब 10% ब्राह्मण वोटर हैं और ब्राह्मण गोलबंद होकर वोटिंग करते रहे हैं अब से पहले तक। 2007 में मायावती को वोट दिया तो मायावती की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो अखिलेश यादव सीएम बन गए। 2017 में बीजेपी के साथ आए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में भी विपक्ष की नजर ब्राह्मणों पर है, इसलिए विपक्ष ब्राह्मणों को भड़का रहा है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से आपको याद होगा एक बीजेपी की छवि एंटी ब्राह्मण की बनाने की कोशिश विपक्ष ने उस दौरान की और विकास दुबे के एनकाउंटर को ब्राह्मण एंगल देने की कोशिश की गई। ऐसे में बीजेपी हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है, ब्राह्मण नाराज ना हो इसलिए टेनी पर एक्शन नहीं ले रही है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है। आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में दरअसल ब्राह्मण पॉलिटिक्स पुरानी है। आइए उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि ये कब से चली आ रही है। देखिए जरा, यूपी में ब्राह्मण वोट बहुत अहम माना जाता है। ब्राह्मण वोट की वजह से टेनी मंत्री बने। बड़ी बात ये, मंत्री बनाकर ब्राह्मणों की को भागीदारी दी गई सरकार में। इसके अलावा जितिन प्रसाद वो चेहरा जिसे पार्टी में शामिल करके एक संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी की नजर भी ब्राह्मणों पर है, कोई पार्टी पीछे नहीं है। सपा बाकायदा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, इसके अलावा मूर्तियां लगा रही है और परशुराम की तस्वीरें बांट रही है। 2007 में ब्राह्मणों ने मायावती को सत्ता दिलाई और नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप समझ सकते हैं किसको साधने की कोशिश थी। बीएसपी को एक बार फिर ब्राह्मणों से उम्मीद है और यूपी में आम आदमी पार्टी पैर जमाना चाहती है इस वक्त और ब्राह्मणों को रिझाने की भरसक कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है। योगी सरकार को ठाकुरों की सरकार प्रचारित कर रही है आम आदमी पार्टी। और आइए बात सियासत की हो रही है, यूपी की सियासत की, तो आज यूपी की पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है। चाचा भतीजे एक हो सकते हैं और हो चुके हैं ये कहेंगे, क्योंकि साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो भतीजे की साइकिल पर चाचा सवारी करने का मन बना चुके हैं। आज की बड़ी खबर ये, पहली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं जरा आपको। ये अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव जब चाचा शिवपाल यादव से मिले। दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, अखिलेश यादव दरअसल गाड़ी से आज चाचा से मिलने पहुंचे। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आगे का गुड़ा भाग आपको बताएंगे। गद्दी की जिस चाहत में चाचा भतीजे की साइकिल से कूद पड़े थे, आज उसी सीट के लिए चाचा भतीजे की साइकिल पर लपक पड़े। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट तक वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। 2017 चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। करीब 6 साल बाद अब यूपी चुनाव में चाचा भतीजे साथ में साइकिल की सवारी करेंगे। हम लोग इसको बहुत ही उपलब्धि के विषय में देख रहे हैं और चुनाव पर बढ़िया असर पड़ेगा। जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे कि परिवार में ही टूटा है, परिवार में ही टूटे, वो बात खत्म हो जाएगी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, चाचा भतीजे अगर साइकिल पर एक साथ सवार होंगे तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश में कमाल होगा या फिर जैसे साइकिल चल रही थी वही रफ्तार होगी। देखिए जरा,
क्या बदलेगा? अखिलेश के लिए एक माहौल बनेगा चाचा के साथ आने के बाद। बिखरा हुआ जो वोटर है या वोट है वो अखिलेश के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। खासकर यादव वोट में बंटवारा नहीं होगा। एक बड़ी बात यह होगी शिवपाल यादव के समर्थक की ताकत बढ़ाएंगे शिवपाल के जो समर्थक हैं, और पुराने और मझे कार्यकर्ता जो शिवपाल के साथ थे वो भी आकर जुड़ जाएंगे। मुलायम सिंह के लिए भी असमंजस नहीं होगा और 45 मिनट की बात हुई दोनों के दरमियान और 45 सीटों पर असर के आसार माने जा रहे हैं। पश्चिम अवध बुंदेलखंड में शिवपाल का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन चुनाव में सब कुछ माहौल पर निर्भर करता है। बड़ी बात यह है 2019 लोकसभा चुनाव में शिवपाल खुद चुनाव हार गए थे। फिरोजाबाद से भतीजे अक्षय यादव को भी हरा दिया था। पिता रामगोपाल का मानना है लोकसभा चुनाव में शिवपाल को मिले थे महज 0.3% वोट और शिवपाल ने उतारे थे 47 उम्मीदवार, सब के सब हार गए थे। संभव है जमानत भी जब्त हो गई हो, लेकिन कम से कम चाचा भतीजे के एक होने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सुनिए जरा। खुशी का बड़ा हाथ परिवार एक हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए परिवार ने आने वाला समय समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्तर प्रदेश में होगा। चाचा भतीजे के खिलाफ पूरी दुनिया देखेगी। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। क्या मोदी जिनपिंग को मिलाएंगे पुतिन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या मुलाकात करवाएंगे? पीएम और पुतिन मिले थे क्या? ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं आपको कि क्या यह तस्वीर भी देखने को मिलेगी। क्या पुतिन इस तैयारी में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात करवा दें और दोनों देशों के बीच जो टेंशन है वो टेंशन खत्म हो। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुलाकात होगी अगर दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात होती है। देखिए जरा क्यों। मोदी जिनपिंग में लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। एक बात, LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बाद रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस की कोशिश से यह टकराव खत्म हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान। मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है और यह बहुत बड़ी खबर होगी। जल्द शिखर सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। भारत रूस चीन के शिखर सम्मेलन की तैयारी है। पुतिन मोदी मुलाकात में चीन पर चर्चा हुई थी जब पुतिन भारत आए थे। पुतिन के करीबी ने मुलाकात के संकेत दिए हैं और जिनपिंग पुतिन में 1 घंटे तक बात हुई थी। पुतिन ने जिनपिंग को भारत दौरे की जानकारी दी है, यानी पुतिन ने जिनपिंग से बात की है फोन पर और भारत में जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई उसके बारे में जिक्र किया है। देखिए जरा रिपोर्ट। भारत रूस की यारी फिर करेगी कमाल। भारत चीन में टेंशन कम कराएंगे पुतिन। मोदी जिनपिंग को जल्द मिलाएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। मोदी जिनपिंग मुलाकात की खबर से टेंशन में इमरान। Относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. भारत दौरे पर 6 दिसंबर को आए रूसी राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ में कसीदे गढ़े थे और अब यह मजबूत दोस्ती चीन से हालात सुधारने के काम में जुटी हुई है। आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है, उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पुतिन के करीबी की माने तो रूस इस कोशिश में लगा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बातचीत हो।
रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता उशाकोव ने कहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बात हुई। इस दौरान रूस भारत चीन फॉर्मेट में सहयोग के विषय पर चर्चा हुई। भविष्य में तीनों देशों के शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। पुतिन ने जिनपिंग को भारत दौरे के बारे में भी जानकारी दी। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या भारत और चीन के बीच टकराव खत्म हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है? वैसे अभी यह तय नहीं है कि ये मुलाकात कब होगी। इसके साथ ही भारत की तरफ से रूस की इन कोशिशों को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस क्यों चाहता है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती हो जाए, हिंदुस्तान और चीन आपस में दोस्त बन जाएं। क्यों चाहता है रूस ऐसा? देखिए जरा। रूस इसलिए चाहता है कि चीन और भारत की यारी हो जाए। पहली बात, भारत रूस का संबंध सालों पुराना है। रशिया के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे वक्त से हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस है। रूस के साथ भारत का हथियारों की बड़ी खरीदारी होती है। जिनपिंग और पुतिन के बीच भी अच्छे रिश्ते हैं और चीन भी रूस के हथियारों का खरीदार है। भारत चीन में टकराव नहीं चाहता है। दरअसल रूस इसलिए चाहता है कि दोनों में दोस्ती हो जाए। दक्षिण एशिया में शांति के लिए दोस्ती जरूरी है। लेकिन आपको बताते हैं ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कैसे दुनिया झुक रही है, कैसे उनको साथ लेकर चल रही है, आज दुनिया के लिए यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है। देखिए जरा, भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो भारत अमेरिका रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में हैं। भारत चीन पर भारत को तरजीह देता है अमेरिका। क्वाड ग्रुप में भी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान है। राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी से कई बार मुलाकात हो चुकी है। दूसरी बात करें पुतिन की तो आप सोचिए, कोरोना काल में पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा थी और पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। 5 घंटे के भारत दौरे पर 28 समझौतों पर उस दौरान मोहर लगी थी। S-400 डील पर मोहर हुई और S-500 पर बातचीत जारी, और ये S-500 चीन के पास भी नहीं। जलवायु सम्मेलन में भारत ब्रिटेन की सोलर ग्रिड पहल हुई। ब्रिटेन के लेकर हम बात कर रहे हैं। ग्लासगो में मुलाकात के दौरान कई समझौते हुए। यह बताता है कि भारत का कद किस कदर बढ़ गया है पिछले कुछ वक्त में। अमेरिका दौरे से पहले फ्रांस की बात करें, मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत और फ्रांस में 36 लड़ाकू रफाल विमान की डील हुई। और इजराइल की बात करिए, ग्लासगो में मोदी और नफ्ताली बेनेट की मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मुलाकात के दौरान नफ्ताली ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, आप इजराइल में बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा, आइए मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। जून 2022 में भारत दौरे पर नफ्ताली आ सकते हैं। है कि दुनिया आज भारत के साथ मिलकर चलना चाहती है, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। ये भारत की बात है। मैं इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।